हेलो गाइस। लास्ट क्लास में हमने आपसे चर्चा की थी जर्नल पर। तो हमने लास्ट क्लास में जब जर्नल टॉपिक स्टार्ट किया था तो हमने आपको उसमें बताया था कि जर्नल का मीनिंग होता है प्रारंभिक लेखे की पुस्तक। जर्नल होती है प्रारंभिक लेखे की पुस्तक। और जब भी व्यवसाय में कोई वित्तीय लेन देन होगा तो सबसे पहले उस वित्तीय लेन देन को हम जर्नल में दर्ज कर लेते हैं। और जर्नल में दर्ज करने के लिए मैंने आपको यह भी बताया था कि किसी भी व्यवसायिक लेन देन को जब जर्नल में दर्ज किया जाता है तो इसका एक फॉर्मेट होता है। और फॉर्मेट क्या होता है, देखिए आपको मैंने ये बताया था कि सबसे पहले इस फॉर्मेट में एक डेट का कॉलम बना दिया जाता है। दूसरा, इसमें आपको पार्टिकुलर्स का कॉलम बना देते हैं आप इसमें। तीसरा, आप इसमें लेजर फोलियो का कॉलम बना देते हैं। और अगला जो कॉलम होता है वो होता है अमाउंट का, यानी रुपीस। तो यहां आप डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट इसमें लिखेंगे। तो ये आपका एक जर्नल का सिंपल फॉर्मेट है। और इस फॉर्मेट में आपको क्या करना होता है सर, जर्नल में लेखा जो आपके व्यावसायिक व्यवहार है उन व्यावसायिक व्यवहारों को दर्ज किया जाता है। जब आप व्यावसायिक व्यवहारों को जर्नल में दर्ज करते हैं तो इसे कहा जाता है जर्नल एंट्री। जब व्यावसायिक व्यवहारों को जर्नल में दर्ज किया जाता है तो जर्नल में दर्ज किए गए व्यवहारों को हम क्या कहते हैं सर, जर्नल एंट्री कहते हैं। यहाँ पे एंटर कर दिया जाता है ट्रांजेक्शन को, इसे जर्नल एंट्री कहा जाता है, यानी कि हिंदी में इसको जर्नल प्रविष्टि कहेंगे। तो जर्नल प्रविष्टि करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको दोहरा लेखा प्रणाली के नियमों को ध्यान में रखना पड़ेगा। हमने दोहरा लेखा प्रणाली से संबंधित वीडियो आपको बना के दिया था। चलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोहरा लेखा पद्धति का जो आपका लिंक है उस वीडियो का मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अगर आपने दोहरा लेखा प्रणाली का वीडियो नहीं देखा है तो वो अच्छे से वो वीडियो देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार हमें खातों को डेबिट और क्रेडिट करना पड़ता है और खातों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है। तो खातों के वर्गीकरण और खातों के नियम अगर आपको तैयार हैं तो आप जर्नल में प्रविष्टियां कर सकते हैं, यानी जर्नल में वित्तीय व्यवहारों को दर्ज कर सकते हैं। तो चलिए आज हम कुछ वित्तीय व्यवहार यहां लिखेंगे और उन वित्तीय व्यवहारों को जर्नल में दर्ज करेंगे। तो देखिए पहला मैंने आपको यहां लिखा, राम ने रुपए 5 लाख से व्यवसाय प्रारंभ किया। दूसरा, आप यहां पे लेन देन लिखेंगे, रुपए 20,000 का फर्नीचर क्रय किया। तीसरा व्यवहार लिखेंगे, रुपए 40,000 का माल क्रय किया। चौथा व्यवहार लिखेंगे, रुपए 50,000 का माल हरी से क्रय किया। और 5वां पॉइंट लिखेंगे, रुपए 25,000 का माल मदन से नकद क्रय किया। तो ये 5 व्यवहार हमने आपके सामने यहां लिखे हैं और इन 5 व्यवहारों की हमें जर्नल प्रविष्टि बनानी है, अर्थात जर्नल एंट्री बनानी है। जर्नल एंट्री का मतलब क्या होता है, जर्नल प्रविष्टि का मतलब होता है कि जब आप इन व्यावसायिक व्यवहारों को इस जर्नल बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो जर्नल बुक में व्यावसायिक व्यवहारों को दर्ज करना ही जर्नल प्रविष्टि कहलाती है। अब किस प्रकार से हम
जर्नल में इनको दर्ज करेंगे। देखिए, इनको दर्ज करने के लिए हमने दोहरा लेखा पद्धति को पढ़ा था, और दोहरा लेखा पद्धति में मैंने आपको बताया था कि जितने भी लेखांकन व्यवहार हैं उनको लेखा पुस्तकों में दर्ज करने के लिए हमें खातों के प्रकार और खातों के डेबिट क्रेडिट के नियम हमें पता होने चाहिए। और ये खातों के प्रकार और डेबिट क्रेडिट के जो नियम है हमने आपको दो प्रणालियों के आधार पर बताए थे। एक मैंने आपको बताया था परंपरागत प्रणाली के आधार पर, और एक आधुनिक प्रणाली के आधार पर। तो आप परंपरागत प्रणाली के आधार पर अगर इनको दर्ज करते हैं तो भी वही प्रविष्टियां बनेगी, और आधुनिक प्रणाली के आधार पर करेंगे तो भी आपकी जनरल प्रविष्टियां वही बनेगी। यानी दोनों प्रणालियों से आपका जो रिजल्ट आना है वो सेम आएगा। तो इस प्रश्न को मैं दोनों प्रणालियों से आपको हल करके बताऊंगा कि दोनों प्रणालियों से आपका जो जर्नल में प्रविष्टियां बनेगी वो प्रविष्टियां सेम बनेगी दोनों प्रणालियों से, चाहे आपने परंपरागत प्रणाली से कार्य किया हो या फिर आपने किससे किया हो सर, या फिर हमने आधुनिक प्रणाली से जर्नल प्रविष्टियां बनाई हो। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं किससे सर, सबसे पहले हम आधुनिक प्रणाली पर चर्चा करेंगे। आधुनिक प्रणाली के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि जितने भी व्यावसायिक लेन देन हैं उन व्यावसायिक लेन देनों को प्रभावित करने वाले जो खाते होते हैं उनको 5 भागों में विभाजित कर दिया गया है। तो यहां मैं लिख रहा हूं कि व्यावसायिक लेन देनों को प्रभावित करने वाले जो खाते उनको कितने भागों में विभाजित किया। आधुनिक प्रणाली के अनुसार 5 प्रकार के खाते बताए गए: एसेट्स, एक्सपेंसेस, कैपिटल, लायबिलिटी, और एक बताया गया रेवेन्यू, या फिर इसको हम कह सकते हैं इनकम। रेवेन्यू या फिर इसको क्या कह सकते हैं सर, इनकम भी इसको हम कह सकते हैं भी। तो एसेट्स का मतलब क्या होता है, संपत्ति। एक्सपेंसेस का मतलब खर्चा। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। लायबिलिटी का मतलब होता है दायित्व। और रेवेन्यू का मतलब होता है आपकी प्राप्ति या फिर आय भी कह सकते हैं इसको आप। तो अब इस आधुनिक प्रणाली के अनुसार हमने खातों को कितने भागों में विभाजित किया, 5 भागों में विभाजित किया सभी खातों को। और इनसे संबंधित डेबिट क्रेडिट के नियम क्या है, जब संपत्ति और खर्चे बढ़ जाते हैं तो इनमें वृद्धि होने पर इनको क्या कर दिया जाता है, डेबिट कर दिया जाता है। संपत्ति और खर्चों में कमी हो जाए तो इन्हें क्या कर दिया जाता है सर, क्रेडिट कर दिया जाता है। जबकि कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू मतलब आपकी प्राप्ति है, या फिर आप इसको इनकम भी प्राप्ति की जगह पे उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि रेवेन्यू और इनकम का एक ही नियम है। तो कैपिटल मतलब पूंजी, लायबिलिटी मतलब व्यापार के दायित्व है, और रेवेन्यू मतलब क्या हो गया सर, ये अपनी प्राप्ति या फिर ये अपनी आय हो गई। तो इनसे संबंधित नियम क्या, इन तीनों से संबंधित नियम है कि जब इनमें से किसी में भी वृद्धि हो जाती है, इनमें किसी में भी अगर वृद्धि हो जाती है तो इनको हम क्रेडिट करते हैं, और इन चीजों में कमी अगर हो जाती है तो उसे हम क्या करते हैं सर, क्रेडिट करते हैं, सॉरी डेबिट करते हैं। तो कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू यानी पूंजी, दायित्व और प्राप्ति में अगर कोई वृद्धि होगी तो इन्हें हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और पूंजी, दायित्व और प्राप्ति में अगर कोई कमी होगी तो इनको हम क्या करेंगे सर, इनको डेबिट करेंगे। और संपत्ति यानी कि एसेट्स और एक्सपेंसेस, एसेट्स को क्या बोलते हैं संपत्ति, और एक्सपेंसेस को क्या बोलते हैं खर्चे। संपत्ति और खर्चों में वृद्धि होने पर उन्हें डेबिट किया जाता है, और कमी होने पर इनको क्रेडिट किया जाता है। ये आधुनिक प्रणाली के अनुसार हमारे डेबिट क्रेडिट के नियम हैं, और इसी के अनुसार हम क्या करेंगे, इनकी जर्नल प्रविष्टियां बनाएंगे। अब देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी कोई लेखांकन व्यवहार होगा तो जर्नल में प्रविष्टियां बनाने के लिए हम एक निश्चित प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा, एक निश्चित प्रक्रिया से बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लेखांकन व्यवहार को पढ़ेंगे। क्या करेंगे सर, सबसे पहले जो व्यवहार हुआ है, जो लेन देन हुआ है, उस लेन देन को पढ़ेंगे, और उस लेन देन को पढ़ने के बाद हम ये पता करेंगे कि इस लेन देन में कौन कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं। तो और खाते जो प्रभावित हो रहे हैं वो इनमें से किस हेड के अंडर आएंगे, मतलब संपत्ति है, खर्चा है, कैपिटल है, लायबिलिटी है, रेवेन्यू, इनमें से वो किस चीज के अंतर्गत आएंगे, और फिर हम उन पे डेबिट क्रेडिट के नियम लागू करेंगे। तो देखिए, राम ने 5 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया। अब आपको मैंने जब
लेखांकन शब्दावली पढ़ाई थी, तो लेखांकन शब्दावलियों में हमने चर्चा की थी कि जब भी कोई व्यक्ति व्यवसाय प्रारंभ करता है तो व्यवसाय प्रारंभ करने वाला व्यक्ति जो है वो व्यवसाय का स्वामी होता है, और व्यवसाय का जो स्वामी होता है वो अपने व्यवसाय से पृथक माना जाता है। जैसा कि हमने किसमें पढ़ा था सर, जब हमने अवधारणाएं पढ़ी थी तो पृथक अस्तित्व की अवधारणा में मैंने आपको क्लियर किया था कि व्यवसाय और व्यवसाय का स्वामी लेखांकन के दृष्टिकोण से दोनों अलग अलग होते हैं, यानी कि दोनों का अलग अलग अस्तित्व होता है। तो यहाँ पे राम ने व्यवसाय प्रारंभ किया है, तो जब राम व्यवसाय प्रारंभ कर रहा है 5 लाख रुपए लगाकर, इसका मतलब राम ने अपने व्यापार को 5 लाख रुपए दिए हैं। तो राम ने जब अपने व्यवसाय को 5 लाख रुपए दिए तो व्यापार को क्या मिला सर, व्यापार को मिला कैश मिला है। तो कैश व्यापार को मिला है, तो कैश बिजनेस के लिए एक एसेट होता है। देखिए कैश मिला है व्यापार को, तो एक कैश अकाउंट बना दीजिए। दूसरा, ये कैश बिजनेस को किसने दिया है सर, ये कैश दिया है मिस्टर राम ने बिजनेस को कैश दिया है। तो राम व्यवसाय स्वामी है, तो जब राम ने 5 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगाए हैं तो राम का जो यहाँ पे अपने बिजनेस पे क्लेम बनता है वो क्या हो जाता है, पूंजी हो जाता है। तो यहाँ पे राम के नाम की जगह आपको राम का नाम नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, व्यवसाय स्वामी द्वारा जब धन लगाया जाता है तो व्यवसाय स्वामी की जगह हम पूंजी खाते को यहाँ पे प्रतिनिधित्व खाते के रूप में दर्ज करते हैं। तो यहाँ पे एक राम ने अपने व्यवसाय में 5 लाख रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया है, तो व्यवसाय को कैश मिला तो कैश अकाउंट बना। और ये कैश किसने दिया है व्यापार को सर, राम ने दिया है। तो राम कौन होगा सर, राम व्यवसाय स्वामी है। राम अपने व्यवसाय को जब कुछ धन दे रहा है तो राम की जगह हम कौन सा खाता खोल देंगे, कैपिटल अकाउंट खोल देंगे। तो देखिए कैश और कैपिटल 2 अकाउंट बने। अब आधुनिक प्रणाली के अनुसार हम इन सभी खातों को व्यवसायिक व्यवहारों में जितने भी लेन देन होते हैं उन लेन देनों से संबंधित खातों को 5 भागों में विभाजित किया है, एसेट, एक्सपेंस, कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू। मुझे बताइए सर कैश बिजनेस के लिए क्या है, क्या कैश जो रोकड़ आपके पास 5 लाख रुपए आए हैं व्यापार के पास, क्या वो व्यापार का कोई खर्चा है सर, नहीं, खर्चा नहीं है। जो कैश जो रोकड़ व्यापार के पास आई है वो व्यापार की एक संपत्ति बन जाएगी, यानी कि एसेट्स बन जाएगी। तो ये कैश बिजनेस के लिए क्या है सर, कैश बिजनेस के लिए एक एसेट्स है। और बताइए जरा कैश बिजनेस में वृद्धि कर रही है कि कमी हो रही है कैश की सर, यहाँ पे कैश व्यापार स्वामी ने 5 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया, इसका मतलब व्यापार स्वामी ने व्यापार में 5 लाख रुपए लगाए हैं, तो कैश व्यापार में आई है। तो कैश व्यापार में आई है, इसका मतलब कैश में क्या हुई, वृद्धि हुई है, तो इस एसेट्स में होगी वृद्धि। और जब किसी संपत्ति में वृद्धि होती है तो उसे क्या कर दिया जाता है, डेबिट कर दिया जाता है। इसलिए हम इसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। किसको डेबिट करेंगे सर, कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, क्योंकि कैश एक संपत्ति थी, इस संपत्ति में वृद्धि हो रही है, जब संपत्ति में वृद्धि होती है तो उसे क्या कर दिया जाता है, डेबिट कर दिया जाता है। दूसरी बात करेंगे हम कैपिटल की। कैपिटल का मतलब होता है व्यवसाय स्वामी ने अपने व्यवसाय में जो भी अंशदान किया है उसे हम पूंजी कहते हैं, यानी कैपिटल कहते हैं। और ये पूंजी खाता यानी कि कैपिटल खाता जो होता है ये व्यवसाय स्वामी को प्रतिनिधित्व करता है, यानी ये व्यवसाय स्वामी की जगह खोले जाने वाला खाता होता है। तो यहां देखिए कैपिटल का मतलब है व्यवसाय स्वामी ने व्यवसाय में धन लगाया है। तो राम ने 5 लाख रुपए से जब व्यवसाय प्रारंभ किया तो उसने व्यवसाय में 5 लाख रुपए का धन लगाया है। तो यहाँ पे व्यवसाय स्वामी का अंशदान व्यापार में बढ़ा कि घटा सर, व्यापार स्वामी ने अभी 5 लाख रुपए का अंशदान किया, यानी व्यापार में 5 लाख रुपए लगाए हैं, तो व्यापार स्वामी का अंशदान जो है वो बढ़ा है, यानी उसने व्यापार को 5 लाख रुपए दिए तो व्यवसाय स्वामी का अंशदान बढ़ा है, यानी पूंजी बढ़ी है। और आपको पता है कि जब कैपिटल बढ़ जाती है, वृद्धि हो जाती है, तो उसे क्रेडिट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे कैपिटल बढ़ी है और बढ़ने पर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है, तो इसे क्रेडिट करेंगे। कैपिटल हेड में आती है, जबकि कैश क्या होती है, एक एसेट्स होती है। तो यहाँ पे डेबिट कौन हो रहा है सर, कैश डेबिट हो रहा है और कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। तो यहां जब जर्नल में इस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे तो हमने क्या देखना है, सबसे पहले देखना है कि इस व्यवहार में कौन कौन से खाते प्रभावित हैं सर, कैश और कैपिटल। अब इन पे हमने डेबिट क्रेडिट के नियम लगाए, तो एक खाता डेबिट हुआ है, दूसरा खाता क्रेडिट हुआ है। अब इसको जर्नल में जब आप रिकॉर्ड करोगे, जब इसको इस व्यवहार को जर्नल में दर्ज करोगे, तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो सबसे पहले आपको डेबिट वाले खाते को लिखना है। तो यहां कैश अकाउंट को लिखेंगे कैश, फिर लिखेंगे अकाउंट और आगे लिखेंगे डीआर मीन से डेबिट हो गया। और अब हमें थोड़ा सा स्पेस देना और यहां लिखना है 2, और 2 के आगे उस खाते का नाम लिखना है जिस खाते को आपको क्रेडिट करना है। सर हमें यहां क्रेडिट किसको करना है, हमें यहां क्रेडिट करना है कैपिटल अकाउंट को।
तो यहां लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। तो ये आपकी एक जनरल प्रविष्टि हो गई। ये जो आपने कैश अकाउंट डीआर और टू कैपिटल लिखा है, तो टू कैपिटल का मतलब कैपिटल अकाउंट यहां पे क्रेडिट हो गया, इसके सामने सीआर लिखने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इसको हम क्या बोलेंगे सर, ये जनरल प्रविष्टि होगी। अब इस जनरल प्रविष्टि के रुपए कितने हैं सर, राम ने व्यवसाय 5 लाख रुपए से प्रारंभ किया था, तो व्यापार को जो कैश मिला वो कितना मिला, 5 लाख। तो ये कैश डेबिट हो रहा है, तो डेबिट कॉलम में लिखेंगे आप 5 लाख रुपए। और कैपिटल यानी व्यवसाय स्वामी का अंशदान कितना हुआ, स्वामी ने भी 5 लाख रुपए लगाए, वही 5 लाख व्यापार को मिले हैं, तो व्यवसाय स्वामी का अंशदान यानी कैपिटल होगी 5 लाख रुपए। तो ये आपकी जनरल प्रविष्टि होगी। यहां जो भी डेट दी जाएगी वो आप डेट लिख लेंगे। और अब यहां इस ट्रांजेक्शन का, ये जो आपने व्यवहार को दर्ज किया है, इस व्यवहार की डिटेल लिखेंगे। डिटेल क्या थी सर, व्यवसाय स्वामी ने, जो राम ने है, व्यापार प्रारंभ किया है, तो व्यापार प्रारंभ करने से संबंधित प्रविष्टि है। तो यहां आप सबसे पहला एक वर्ड लिख दिया करिए हर नरेशन में, हर डिटेल में, बीइंग क्या किया गया है, बिजनेस स्टार्ट किया गया, बिजनेस स्टार्टेड, बस इतना बहुत है। और ये बीइंग बिजनेस स्टार्टेड क्या बता रहा है कि बिजनेस को स्टार्ट करने की ये आपने प्रविष्टि बनाई है। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट आपने एंट्री बनाई। और ये जो ट्रांजैक्शन की डिटेल जो आपने यहां लिखी है, इस डिटेल को क्या कहा जाता है, नरेशन कहा जाता है। तो आपका नरेशन लिखा गया, ये नरेशन है, ये जनरल प्रविष्टि है। और यहां डेट लिखी जाएगी, डेट नहीं दी हुई इसलिए मैं यहाँ पे नंबर लगा देता हूं, नंबर 1 है। तो आई थिंक ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए दूसरा हम क्या करते हैं, दूसरे व्यवहार पे चर्चा करते हैं। दूसरा व्यवहार कौन सा है, रुपए 20,000 का फर्नीचर क्रय किया। तो देखिए 20,000 रुपए का एक फर्नीचर हमने खरीदा है, तो इसमें भी 2 खाते प्रभावित हो रहे हैं। आप खुद सोचिए, जब आप फर्नीचर खरीद रहे हैं तो आपके व्यवसाय में क्या आ रहा है सर, हमने अपने व्यवसाय के लिए फर्नीचर खरीदा, तो हमें मिला फर्नीचर, तो एक खाता बनेगा फर्नीचर का। और जब आपने फर्नीचर खरीदा है तो आपको पैसा देना पड़ा कि नहीं देना पड़ा सर, पैसा तो देना पड़ा, यानी कि दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा, कैश अकाउंट बनेगा। तो एक बनेगा फर्नीचर अकाउंट, दूसरा बनेगा कैश अकाउंट। फर्नीचर व्यापार के लिए क्या होता है सर, फर्नीचर हमने व्यवसाय में उपयोग करने के लिए खरीदा है, तो जो चीज व्यवसाय में उपयोग करने के लिए खरीदी है वो हमारे लिए संपत्ति है भाई। तो संपत्ति है, तो यहां पे लिखेंगे सर ये हमारे लिए एक एसेट्स थी। क्या थी सर, ये हमारे लिए एक एसेट्स थी यानी संपत्ति। और कैश व्यापार के लिए क्या होती है सर, कैश आप मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं, 6 लाख पड़े हुए हैं, तो वो आपके लिए संपत्ति होती है। तो कैश भी सर हमारे व्यापार के लिए संपत्ति यानी कि एसेट्स होती है। तो फर्नीचर भी एक एसेट्स है और कैश भी एक एसेट्स है। अब देखिए कैश में जब, संपत्ति में जब वृद्धि हो जाती है तो संपत्ति खाता डेबिट होता है, और संपत्ति में जब कमी आ जाती है तो वो क्रेडिट हो जाता है। तो यहां देखिए किस, फर्नीचर भी संपत्ति और कैश भी संपत्ति, तो एक में वृद्धि हो रही है, एक में कमी हो रही है। कैसे हो रही है, देखिए आपने फर्नीचर खरीदा तो आपके व्यवसाय में फर्नीचर आया, तो फर्नीचर आपके पास बढ़ गया, फर्नीचर में हो गई वृद्धि आपके व्यवसाय में। जबकि आपने जब फर्नीचर खरीदा तो रोकड़ भुगतान कर दिया, रोकड़ भुगतान कर दिया, कैश आपके व्यापार से गई, कैश गई तो कैश में आ गई आपके पास कमी। तो देखिए फर्नीचर में वृद्धि हो रही है, और वृद्धि होने पर इसे क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। दूसरी तरफ हमने जब फर्नीचर खरीदा तो हमें नगद भुगतान करना पड़ा, पैसा देना पड़ा, तो कैश हमारे व्यापार में कम हो गई, तो कैश आपके पास कम होगी। और जब कैश कम हो जाती है, यानी कैश भी एक एसेट है, और एसेट जब कम होती है तो उसे क्रेडिट करते हैं, तो इसे क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो देखिए क्या क्या बातें हुई सर, फर्नीचर एक एसेट्स था, एसेट्स हमने फर्नीचर खरीदा है, तो ये फर्नीचर में वृद्धि हो गई, हमारे व्यापार में फर्नीचर आ गया, इसलिए इसको डेबिट कर दिया। जबकि हमारे व्यापार में जितना कैश था उसमें से उतना कैश हमें देना पड़ा जितने का हमने फर्नीचर खरीदा, तो कैश में क्या आ गई, कमी आ गई, कमी आ गई, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो फर्नीचर को करना है डेबिट और कैश को करना है क्रेडिट। तो सबसे पहले किस खाते का नाम लिखा जाएगा, उस खाते का जिसको डेबिट करना है। तो डेबिट किसे करना है, फर्नीचर को। तो आप यहां लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और इसी के साथ आपको थोड़ा सा स्पेस देना और यहां लिखना है 2, और 2 के सामने क्या लिखेंगे सर, 2 के सामने लिखेंगे हम जिस खाते को क्रेडिट करना है उसका नाम। तो क्रेडिट किसे करना है सर, क्रेडिट करना है कैश अकाउंट को, तो यहां लिखेंगे कैश अकाउंट। तो ये आपने जनरल प्रविष्टि बना दी, इसको क्या बोलेंगे, जनरल प्रविष्टि बोलेंगे।
तो इस प्रविष्टि का रुपए कितना था सर, हमने 20,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा। तो व्यापार में फर्नीचर कितने का आया सर, 20,000 का। तो डेबिट के सामने डेबिट कॉलम में इसका अमाउंट लिखना है। और कैश व्यापार से कितना गया सर, फर्नीचर जब 20,000 का खरीदा तो कैश भुगतान भी हमें कितना करना पड़ा, 20,000। तो कैश व्यापार से कितना गया, 20,000 गया। तो यहाँ कैश क्रेडिट था, तो क्रेडिट के सामने क्रेडिट कॉलम में हमने लिख दिया 20,000। तो ये आपकी जर्नल प्रविष्टि कंप्लीट हो गई। अब इस जर्नल प्रविष्टि की डिटेल लिखनी है, जिसे हम क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं। इसकी डिटेल यहां नीचे लिखेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे सर, इसे नरेशन कहेंगे। और आपने क्या काम किया है, सबसे पहले तो आप बीइंग लगा दो बीइंग। अब काम क्या किया सर, हमने फर्नीचर खरीदा है, तो बीइंग फर्नीचर परचेज लिख दो, फर्नीचर परचेज्ड, फर्नीचर खरीदा है सर, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। तो फर्नीचर परचेज किया, तो बीइंग फर्नीचर परचेज्ड आपने इसका क्या बना दिया सर, नरेशन बना दिया, परचेज्ड। अब तीसरी प्रविष्टि, तीसरी प्रविष्टि पर हम चर्चा करेंगे। रुपए 40,000 का माल क्रय किया। देखिए आपने क्या क्रय किया, माल क्रय किया, क्रय करने का मतलब खरीदा। तो रुपए 40,000 का माल क्रय किया, 40,000 रुपए में माल खरीद रहे हैं भैया। तो माल खरीदा है तो आपको 40,000 का भुगतान करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा सर, रुपए 40,000 भुगतान करने पड़ेंगे। तो इस व्यवहार के लिए कौन सा अकाउंट बनेगा सर, एक तो कैश अकाउंट बन जाएगा, क्योंकि माल खरीदेंगे पैसा देना पड़ेगा। और माल क्रय किया, इस माल को खरीदने के लिए कौन सा खाता बनाएगी। तो देखिए मैंने आपको जब लेखांकन शब्दावली पढ़ाई थी, तो लेखांकन शब्दावलियों के अंतर्गत हमने चर्चा की थी कि जब भी आप माल को क्रय करेंगे, तो माल क्रय करने के लिए आपको एक शब्दावली का प्रयोग करना है, जिसका नाम होता है परचेज। तो माल क्रय करने के लिए परचेज शब्द को प्रयोग किया जाता है। तो हम यहां लिखेंगे परचेज अकाउंट बनाएंगे। तो देखिए कैश आपके व्यवसाय के लिए क्या थी सर, कैश हमारे व्यवसाय के लिए एसेट्स होती है, यानी संपत्ति होती है। तो कैश हमारे व्यवसाय के लिए संपत्ति है, तो यहां लिख दो साहब ये एसेट्स है। और जब आप माल खरीद रहे हैं तो ये कैश आ रही है कि जा रही है सर, जब हमने माल खरीदा है तो 40,000 रुपए का भुगतान करना पड़ रहा है। और जब भुगतान करना पड़ रहा है, इसका मतलब ये कैश आपके व्यापार में कम होगी ना, आपके पास जितनी कैश थी उसमें से 40,000 रुपए आपको देने पड़ गए माल खरीदने के बदले। तो कैश क्या हो गई सर, कम हो गई। और आपकी संपत्ति में जब कोई कमी आ जाती है तो आप क्या करते हैं, संपत्तियों में कमी होने पर उसे क्रेडिट कर देते हैं। तो यहां इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। किसे क्रेडिट कर देंगे सर, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। दूसरी बात रही परचेज की। अब आधुनिक नियमों के अनुसार, जो आधुनिक प्रणाली है लेखांकन की, उसके अनुसार परचेज यानी जब आप माल क्रय करते हैं, तो माल जब क्रय किया तो माल क्रय को यानी परचेज को व्यापार का खर्चा मान के चलते हैं, सामान्य खर्चा। क्योंकि माल क्रय का जो क्रय होता है वो हमेशा रेगुलर बेसिस पर होता है। आपको आपका जो बिजनेस है उसमें आपको माल खरीदना बेचना ये आपके व्यापार की सामान्य क्रिया है। तो आप जब माल खरीदेंगे तो उसे व्यापार का खर्चा मानेंगे, और जब माल को बेचेंगे तो वो व्यवसाय के लिए क्या होगी, रेवेन्यू होगी, यानी कि प्राप्ति होगी आपके व्यवसाय के लिए। तो आधुनिक नियमों के अनुसार आपको इस परचेज को क्या मान के चलना है सर, व्यवसाय का खर्चा मानना होता है। और ये बात मैंने आपको तब भी डिस्कस की थी जब मैंने आपको दोहरा लेखा प्रणाली पर आपसे चर्चा की थी, खातों के नियम पढ़े थे। उस समय भी मैंने आपको बताया था कि परचेज को हम व्यवसाय का खर्चा मान के चलते हैं। तो यहाँ पे परचेज जो होगा ये व्यवसाय के लिए आपके लिए एक्सपेंस होगा, यानी खर्चा होगा। खर्चा मतलब एक्सपेंसेस होता है, तो सब ये हमारे लिए एक्सपेंसेस यानी कि खर्चा हो गया। अब बताओ जरा मुझे कि मैंने खरीदा माल खरीदा, तो माल खरीदने को कहा जाता है खर्चा। तो जब हमने माल खरीदा तो खर्चे बढ़े कि घटे सर, माल खरीदा है तो खर्चे तो बढ़े अपने, तो खर्चों में होगी वृद्धि, और वृद्धि हो गई तो इसको क्या करेंगे सर, खर्चों में वृद्धि होती है डेबिट कर दिया जाता है खर्चों को। तो खर्चे और संपत्ति में वृद्धि होने पर डेबिट होता है, तो खर्चे बढ़ गए तो इसको डेबिट कर देनी, परचेज बढ़ी है इसको डेबिट कर देंगे, तो परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अब आपको इस व्यवहार को कहां दर्ज करना है सर, इसको जर्नल में दर्ज करना है। और जब इस व्यवहार को जर्नल में दर्ज करेंगे तो आपको क्या करना है सर, सबसे पहले उस खाते को लेना है जिसे डेबिट करना है। तो डेबिट कौन सा हो रहा है सर, परचेज डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है। तो पहले परचेज को आप यहां लिखेंगे, तो लिखो आप यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे सर, परचेज अकाउंट को हम करेंगे डेबिट। और अब थोड़ा स्पेस देंगे और यहां लिखेंगे 2, और 2 लिखने के बाद
यहां आप देखेंगे कौन से खाते को क्रेडिट करना है, तो क्रेडिट करना है कैश अकाउंट को, तो यहां लिखेंगे कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। तो ये आपने इसकी जर्नल प्रविष्टि बना दी। अब इस जर्नल प्रविष्टि में इसका रुपए कितना था सर, 40,000 का माल खरीदा था, तो ये परचेज आपका खर्चा हुआ 40,000 का, तो डेबिट के सामने डेबिट कॉलम में आपने इसका अमाउंट लिखा। और आपके व्यापार से कैश कितना गया सर, 40,000 का माल खरीदा तो 40,000 रुपये व्यापार से कैश चला गया, तो इस क्रेडिट के सामने कैश अकाउंट में लिखेंगे क्रेडिट कॉलम में 40,000 रुपये। अब इस व्यवहार का नरेशन क्या होगा, नरेशन मीन्स मैंने क्या बताया था, इस व्यवहार की डिटेल आपको लिखनी है। तो नरेशन क्या लिखेंगे सर, आपने क्या किया, पहले तो आप बीइंग ही लगा दो, ये लगा दिया आपने बीइंग। अब क्या लिखो, क्या काम किया था सर, हमने तो माल खरीदा है, माल खरीदा मतलब गुड्स, माल को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, गुड्स बोला जाता है। तो सर माल खरीदा तो बीइंग गुड्स परचेज्ड, क्या लिख दो, बीइंग गुड्स परचेज्ड। सर हमने तो माल खरीदा था तो एंट्री कर दी बीइंग गुड्स परचेज्ड। चौथा पॉइंट 50,000 रुपए का माल हरी से खरीदा। अब देखिए इस व्यवहार में एक और बात नई जुड़ गई है, आपने क्या किया, हरी से 50,000 रुपए का माल खरीदा है, तो आपको यहां एक व्यक्ति का नाम दिया हुआ है, तो सबसे पहले माल क्रय किया, हरी से माल क्रय किया, तो जब आपने माल क्रय किया यानी माल खरीदा है, तो कौन सा खाता बनाना है, अभी हमने डिस्कस किया था सर परचेज खाता बनाना है, तो आप एक बनाओगे परचेज अकाउंट बना दोगे। कौन सा अकाउंट बना देंगे सर, परचेज अकाउंट बना देंगे, क्योंकि हमने माल खरीदा है। अगर कोई संपत्ति खरीदते, फर्नीचर बिल्डिंग वगैरह कुछ खरीदते संपत्ति, तो यहाँ पे परचेज अकाउंट नहीं बनता, उस संपत्ति का नाम लिखा जाता। जैसा कि व्यवहार नंबर 2 में आपने देखा था कि फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर माल तो नहीं था, इसलिए हमने फर्नीचर का खाता खोला था, फर्नीचर अकाउंट बनाया था। और आपने यहाँ पे माल खरीदा है, तो माल खरीदने के लिए कौन सा खाता बनेगा, परचेज खाता बनेगा, तो एक बनाया आपने परचेज अकाउंट। और दूसरा कौन सा खाता बनेगा सर, जब माल खरीदा है तो 50,000 रुपए देने पड़े, देने कहां पड़े भाई, यहां हरी का नाम दे रखा, आपने हरी से माल खरीदा, तो जब भी लेन देन में किसी व्यक्ति का नाम दिया हुआ रहता है, तो आपको यह मान के चलना है कि उस व्यक्ति का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि उस व्यक्ति को अभी हमने भुगतान किया नहीं है। हमने हरी से माल तो खरीदा है, लेकिन अभी हमने हरी को भुगतान किया नहीं, इसीलिए तो हमें हरी का नाम याद रखना पड़ रहा है। तो किसी व्यक्ति का नाम हम कब याद रखते हैं सर, हरी से माल खरीद लाए, हमने कहा कि हरी से माल खरीद के लाए हैं, इसका मतलब माल तो हरी से लिया है, लेकिन अभी उसको पैसा दिया नहीं, उसको भुगतान किया नहीं हमने। तो आपको सीधी सी एक ही बात ध्यान रखनी है, जब किसी व्यवहार में किसी व्यक्ति का नाम दिया हुआ है, इसका मतलब उस व्यक्ति से उधार लेन देन किया है। तो यहां पे इस व्यक्ति का नाम दिया हुआ है, तो 50,000 रुपए माल हरी से क्रय किया, तो हरी से जब माल खरीदा है तो आपने उसको अभी माल तो खरीद लिया, परचेज अकाउंट बना दिया, लेकिन अभी हरी को आपने भुगतान किया नहीं है। अगर भुगतान कर देते तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे हरी का नाम आ रहा है, तो हरी का अकाउंट बनेगा हरीज अकाउंट, हरीज अकाउंट बनेगा। बताइए जरा परचेज क्या है, आधुनिक नियमों के अनुसार, ये आधुनिक नियम है, इनके अनुसार परचेज क्या होता है सर, परचेज मतलब माल खरीदना, और जब माल खरीदते तो उसे व्यवसाय का खर्चा मान के चलते हैं, यानी एक्सपेंसेस मानते हैं। तो सर ये हमारे व्यवसाय के लिए खर्चा हो गया, यानी कि एक्सपेंसेस हो गया हमारे व्यापार के लिए। और जब आपने माल खरीदा, तो आपने माल खरीदा है, तो इस खर्चे में क्या होगी सर, वृद्धि होगी माल खरीदने पर, तो सर परचेज बढ़ गई, यानी कि खर्चा बढ़ गया। और आपको मालूम है इस बात का कि जब कोई खर्चा बढ़ जाता है, यानी खर्चे में जब वृद्धि हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, खर्चे में वृद्धि होने पर उसे डेबिट कर देते हैं। तो यहां आप डेबिट कर दो, किसे डेबिट करो सर, यहां परचेज अकाउंट को डेबिट करो। फिर हरी की बात करेंगे, तो हरी क्या है सर, एसेट्स है, एक्सपेंस है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है या रेवेन्यू है, क्या है। तो देखिए आपने हरी से माल खरीदा, तो आज आपने हरी को भुगतान नहीं किया, तो जब हमने किसी से उधार में माल खरीदा है, इसका मतलब क्या है कि आज तो हमने भुगतान नहीं किया, आज तो पैसा नहीं दिया, तो भविष्य में 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीने 2 महीने में तो आपको उसको भुगतान करना ही पड़ेगा। सर आज तो हमने हरी से माल खरीदा है, हरी से माल खरीदा है मतलब हरी से आपने माल ले लिया, लेकिन उसको भुगतान नहीं किया, तो आज भुगतान नहीं किया तो कभी ना कभी फ्यूचर में यानी भविष्य में तो भुगतान करना पड़ेगा इसे आपको। तो सर भविष्य में तो भुगतान करना पड़ेगा। और देखिए मैंने आपको बताया था कि जब हमें भविष्य में कोई राशि भुगतान करनी होती है,
तो उसे हम क्या कहते हैं, दायित्व कहते हैं। हमारे ऊपर एक दायित्व उत्पन्न हो गया कि इससे जब माल खरीद लिया हरि से, तो इसको हरि को भुगतान करना है भविष्य में। तो भविष्य में अगर किसी को कुछ भुगतान करना है तो हम उसको क्या बोलते हैं, दायित्व बोलते हैं, यानी कि लाइबिलिटीज। दायित्व को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, लाइबिलिटी कहा जाता है। तो ये हमारे लिए दायित्व हो गया। दायित्व मतलब लाइबिलिटी हो गया, हमारे ऊपर एक दायित्व आ गया कि आज हमने माल खरीद लिया तो कभी ना कभी इसको भुगतान फ्यूचर में करेंगे। तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी हो गई। तो परचेज हमारे व्यापार के लिए खर्चा था, माल खरीदा तो खर्चे में भी वृद्धि, और खर्चे में जब वृद्धि होती है तो इसको हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। हरि हमारे व्यापार के लिए क्या दायित्व, जब हमने हरि से माल खरीदा है तो इसे भविष्य में भुगतान करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने माल खरीद लिया तो अब हमारा एक दायित्व बढ़ गया कि हरि को भविष्य में भुगतान भी करना पड़ेगा। तो ये हमारा एक दायित्व बढ़ गया सर। और दायित्व में जब वृद्धि हो जाती है तो उन्हें क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। इसलिए यहां हरि को हम क्रेडिट कर देंगे। किसे क्रेडिट कर देंगे, हरि को हम क्रेडिट कर देंगे। तो इसलिए एंट्री क्या, जर्नल में क्या एंट्री बनाएंगे सर, परचेज अकाउंट को डेबिट करना है और हरि अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो आप यहां लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे। क्रेडिट किसे करना है सर, हरि अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो यहां लिखेंगे टू हरीज अकाउंट। हरि अकाउंट का आपको क्रेडिट कर देना है। और इसका व्यवहार का, इस लेन देन का रुपए कितना था सर, 50,000 रुपए का लेन देन था। तो यहां 50,000 रुपए आपने परचेज में डेबिट किया है, डेबिट कॉलम में, और हरि के अकाउंट में 50,000 लिखा। तो इस प्रविष्टि का अर्थ क्या हो गया कि आपने जब माल खरीदा था तो वो आपके व्यवसाय के लिए 50,000 का खर्चा हो गया, खर्चा बढ़ा है तो डेबिट में आ गया। और आपने हरि को भविष्य में भुगतान करना है तो हरि आपके लिए दायित्व हो गया। दायित्व में वृद्धि होती है तो दायित्व क्रेडिट होता है, इसलिए इसका 50,000 का अमाउंट किस में आ गया, क्रेडिट साइड में आ गया। और डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट हमेशा एक जैसा ही होगा, सेम अमाउंट होगा। तो अब इसका आप नरेशन लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो आप लिख दीजिए यहाँ पे बीइंग, लिख दिया सर बीइंग। अब आपने काम क्या किया सर, हमने माल खरीदा है तो गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड। अब आपने गुड्स खरीदा तो क्या आपने इसको पैसा दे दिया सर, नहीं दिया। तो आपको उस नाम लिखना है उसका, किससे खरीदा, हरि से खरीदा। तो फ्रॉम हरि लिख दो यहाँ पे, फ्रॉम हरि। किससे खरीदा सर, हरि से खरीदा। तो यहां लिख दो फ्रॉम हरि, गुड्स परचेज फ्रॉम हरि। सर हरि से खरीदा, हरि का नाम लिख देंगे। तो ये आपका नरेशन हो गया। तो नरेशन का मतलब इस ट्रांजैक्शन की डिटेल आपने यहां पे लिख दी है। चलिए अगला व्यवहार देख लेते हैं। इसको मैं यहां से मिटा रहा हूं, यहां लिखेंगे अगला लेन देन। पांचवा ट्रांजैक्शन आपका यहां पे लिखा गया, रुपए 25,000 का माल मदन से नगद खरीदा। चलिए आपने क्या किया सर, माल खरीदा है, माल क्रय किया है। और अभी मैं आपको 3 बार बता चुका हूं, 2 बार पहले बता चुका हूं कि जब माल खरीदते हैं तो कौन सा खाता बनेगा सर, परचेज अकाउंट बनेगा जब माल खरीदेंगे तब। तो एक तो आपने परचेज अकाउंट बना ही देना है। अब आपने मदन से माल खरीदा, अब इससे जो पिछला ऊपर वाला व्यवहार था वहां एक व्यक्ति का नाम दिया हुआ था, इसलिए हमने हरि का नाम दिया हुआ था, तो हरि का अकाउंट बना दिया था। हमने कहा था 50,000 का माल हरि से क्रय किया, तो अब हरि से क्रय किया तो इसका मतलब हरि को आपने भुगतान नहीं किया, भुगतान नहीं किया था तो हमने हरि का अकाउंट बना दिया था। लेकिन यहां क्या लिखा कि 25,000 का माल मदन से नगद क्रय किया, तो मदन से तो खरीदा है लेकिन नगद क्रय किया, इसका मतलब उसको भुगतान कर दिया मदन को। तो मदन का खाता यहां नहीं बनेगा, क्योंकि ऊपर वाले अकाउंट में हमने क्या, ऊपर वाले ट्रांजेक्शन में हमने क्या किया था कि 50,000 का माल खरीदा है हरि से, और यहां कहीं नहीं कहा था कि हरि को हमने भुगतान किया है। तो किसी व्यक्ति का नाम दिया हुआ रहता है लेकिन उसको अगर भुगतान नगद किया ये बात नहीं बताई, इसका मतलब उधार में माल खरीदा है। और यहां बोल रहा है कि मदन से माल खरीदा है लेकिन इसको नगद भुगतान कर दिया, तो हमने माल लिया और उसको हमने पैसा दिया। अब मदन से क्या लेना देना, मदन से लेना देना तब था जब हमने उससे माल खरीदा लेकिन उसको पैसा नहीं दिया, तो भविष्य में पैसा देना पड़ेगा। लेकिन यहां तो हमने मदन से माल खरीदा है और उसको नगद भुगतान भी कर दिया, क्योंकि नगद क्रय किया है, यानी कि माल खरीद के और उसको पैसा दे दिया। अब मदन को रिकॉर्ड नहीं करना। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब किसी लेन देन में किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता, इसका मतलब हमने माल खरीदा और उसको भुगतान कर दिया। व्यक्ति का नाम दिया हुआ, इसका मतलब हमने माल खरीदा लेकिन भुगतान अभी तक किया नहीं, तो उस व्यक्ति का खाता बनाया जाएगा।
लेकिन व्यक्ति के नाम के साथ ये दे दिया गया कि नगद खरीदा, तो उसका मतलब माल खरीद लिया और उसे नगद भुगतान कर दिया, तो उस व्यक्ति के खाते को दर्ज नहीं करेंगे, क्योंकि अब इससे कोई लेना देना नहीं रहा, दोनों तरफ से व्यवहार पूरे हो चुके। उसने हमें माल दिया, हमने उसको पैसा दिया, तुरंत सारे काम हो गए। अब मदन को हमें दर्ज नहीं करना है, तो कौन किसको दर्ज करना है सर? माल खरीदा तो परचेज अकाउंट को दर्ज करना है, और नगद क्रय किया था, इसका मतलब हमने ये 25,000 को उसको नगद तुरंत भुगतान कर दिए, तो नगद का मतलब होता है कैश, तो आपने कैश उसको भुगतान कर दिया, तो एक बनेगा आपका कैश अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनेगा सर? यहाँ पे कैश अकाउंट बना देंगे, एक अकाउंट बन जाएगा कैश अकाउंट। तो इस तरह दो अकाउंट बने, परचेज और कैश। परचेज का मतलब माल खरीदना, और माल खरीदा तो आपके व्यवसाय के लिए क्या सर? ये खर्चा है, और जब आप माल खरीदेंगे तो खर्चों में हो जाएगी वृद्धि, तो ये सर हमारे लिए एक्सपेंसेस यानी कि खर्चा था। एक्सपेंसेस यानी कि क्या था? खर्चा। और ये खर्चा क्या हो रहा है सर? खर्चे में हो रही है वृद्धि, और जब खर्चे में वृद्धि होगी तो हम क्या करेंगे? उसे डेबिट कर देंगे। इसके बाद बात आएगी कैश पे। कैश आपके व्यापार के लिए क्या होती है सर? संपत्ति होती है, और संपत्ति यानी कि एसेट्स है, और जब आप माल खरीदेंगे तो आपको 25,000 का भुगतान करना पड़ेगा, तो कैश व्यापार से कम हो जाएगी, तो संपत्ति कम होगी। संपत्तियां जब कम होती है तो उन्हें क्रेडिट कर दिया जाता है, तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो परचेज अकाउंट को डेबिट करना और कैश अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है। तो एंट्री क्या बनाएंगे सर जर्नल में? जर्नल में हम एंट्री बना देंगे परचेज अकाउंट डेबिट। क्या लिख देंगे? परचेज अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट किसे करना है सर? कैश अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है, तो यहां लिखेंगे टू कैश अकाउंट। तो परचेज अकाउंट को आपने डेबिट किया, कितने से डेबिट करना है? 25,000 का माल खरीदा था, तो परचेज अकाउंट के डेबिट कॉलम में लिख देंगे आप 25,000 रुपए। और कैश आपके व्यापार से कितना गया सर? जब 25,000 का माल खरीदा तो 25,000 कैश भी व्यापार से गया, तो डेबिट का अमाउंट डेबिट कॉलम में लिखेंगे, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। अब इस ट्रांजेक्शन की डिटेल यहां लिखेंगे, और जो ट्रांजेक्शन की डिटेल लिखी जाती है उसे क्या कहा जाता है सर? उसे कहा जाता है नरेशन। तो आपने क्या किया है सर? पहले तो बीइंग लगाओ, फिर लिखो यहां पे सर गुड्स को परचेज किया था, गुड्स परचेज्ड, गुड्स को परचेज किया सर। आपने पैसा दिया कि नहीं दिया सर? हमने तो भुगतान तुरंत कर दिया, तो आपको अब आदमी किसी का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिख दो गुड्स परचेज, गुड्स परचेज्ड। लिखना चाहो तो लिख सकते हो फॉर कैश फ्रॉम मदन, मदन से सर हमने कैश परचेज किया। लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो इतना भी ठीक है, बीइंग परचेज गुड्स परचेज बस। तो ये था आपका 5वां व्यवहार। तो ये 5 हमने लेखांकन व्यवहारों को, व्यवसायिक व्यवहारों को हमने जर्नल में दर्ज किया है। और जर्नल में दर्ज करने के लिए हमने कौन सी प्रणाली को काम में लिया सर? ये आधुनिक प्रणाली के आधार पर हमने व्यवहारों को जर्नल में दर्ज किया है। और जब आप आधुनिक प्रणाली की बजाय परंपरागत प्रणाली से अगर व्यवहारों को दर्ज करते हैं, तो परंपरागत प्रणाली से भी व्यवहारों को दर्ज करने पर भी आपकी जर्नल प्रविष्टियां सेम बनेगी, कोई फर्क नहीं आने वाला है। तो इस प्रश्न को आज हमने इस वीडियो में किया है, कौन सी प्रणाली से? आधुनिक प्रणाली से। इसी प्रश्न को हम नेक्स्ट वीडियो में परंपरागत प्रणाली के आधार पर करेंगे, और हम देखेंगे कि परंपरागत प्रणाली के आधार पर जब हम व्यवहारों को जर्नल में दर्ज करेंगे, तो जो प्रविष्टियां आधुनिक के आधार पर बनी है, ये सेम प्रविष्टियां किस में बनेगी? परंपरागत प्रणाली के आधार पर दर्ज करने पर भी बनाई जाएंगी। तो परंपरागत प्रणाली में करने का तरीका अलग है, बाकी प्रविष्टियां यही बनेगी। तो तरीके में फर्क हो गया कि ये आधुनिक प्रणाली का तरीका अलग था और परंपरागत का तरीका अलग होगा, लेकिन प्रविष्टियां जो है आपकी क्या बनेगी? सेम प्रविष्टि बनेगी, इसमें कोई फर्क नहीं आने वाला है। आई थिंक ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रश्न को हम परंपरागत प्रणाली से अगले वीडियो में हल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।